मेटा जिसको हम फेसबुक कहते हैं उसमें 23% की करेक्शन आ चुकी है। एनवीडिया भी अपने ऑल टाइम हाई से करीब करीब 11% गिर चुका है और नैस्डैक इंडेक्स के अंदर भी 6% की गिरावट आ चुकी है। तो ग्लोबल मार्केट में तबाही क्यों चल रही है और इंडिया पे इसका क्या इंपैक्ट होगा ये जानेंगे इस वीडियो में। बिहार इलेक्शन की जो रिजल्ट आए इससे हमारी मार्केट पे क्या इंपैक्ट होगा ये डिस्कस करेंगे और चाइना ने जापान को वार्निंग क्यों दे दी और इससे क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकता है ये भी डिस्कस करेंगे और गोल्ड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो काफी कुछ है इस वीडियो के अंदर जानने के लिए और मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। प्रैक्टिकल लॉजिकल वीडियोस पसंद है तो ये चैनल आपके लिए है, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, अगर नए हो, पुराने हो तो लाइक कर देना। शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूएस मार्केट से। यूएस मार्केट के अंदर एक मेजर गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर हम यूरोपियन मार्केट की बात करें तो यहां पर भी जो इंडाइसेस हैं वो 1.5 से 2% के बीच में करेक्ट हो चुके हैं और एशियन मार्केट में भी बड़ी गिरावट दिख रही है। चाहे आप गिफ्ट निफ्टी की बात करो, निकी की बात करो, हैंगसेंग की बात करो, ताइवान की बात करो, हर एक मार्केट में बड़ी गिरावट है। अगर हम ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ये थोड़ा पॉजिटिव रहा और गोल्ड में भी आपको गिरावट दिखी। तो ये पूरी दुनिया में हो क्या रहा है और ये बाजार में इतनी बड़ी गिरावट एकदम से कैसे आ गई। सबसे पहले अगर मैं नैस्डैक की बात करूं तो नैस्डैक के अंदर करीब करीब 5% के आसपास की गिरावट है और यहीं पे अगर मैं मेटा आपको दिखाऊं तो मेटा जिसको हम फेसबुक के नाम से जानते हैं यहां पर भी ऑल टाइम हाई से करीब करीब 22% की गिरावट आ चुकी है। अमेजॉन की बात करें तो अमेजॉन के अंदर भी आप देखोगे रिसेंटली ब्रेकआउट मिला था और उसके बाद वापस ऑल टाइम हाई से करीब करीब 7% की गिरावट है और इसके पीछे सिंपल सा रीजन है एआई बबल। अगर आप यूएस और चाइना को देखोगे इनकी मार्केट में जो सबसे ज्यादा सेल ऑफ आ रहा है वो आ रहा है एआई कंपनीज की वजह से। अगर हम नैस्डैक को कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्सीमेटली 37 से 39% जो ओनरशिप है वो टेक कंपनीज की है जिसको हम मैग्निफिसेंट 7 कहते हैं, जहां पे एनवीडिया, मेटा, टेस्ला, अमेजॉन, अल्फाबेट, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज देखने को मिलती है। अब ये सारी की सारी जो कंपनीज हैं ये मेनली एआई ड्रिवन कंपनी है और सारे लोग अभी तक इस पे इसलिए बुलिश थे क्योंकि लग रहा था कि जो एआई है वो नेक्स्ट बिग थिंग होने वाला है। लेकिन एग्जैक्टली जब यहां पे न्यूज सामने आई और जो बबल सामने आया जहां पे ये पता चला कि एनवीडिया इस पूरे बबल को रोटेट कर रहा है। एनवीडिया जो पैसा है वो चैट जीपीटी की कंपनी में डाल रहा है, चैट जीपीटी ओरेकल में डाल रही है, ओरेकल एनवीडिया के चिप्स खरीद रहा है और ये सारा का सारा जो सर्कल है ये इन 7-8 कंपनीज के बीच में चल रहा है जिससे इनके वैल्यूएशंस काफी ज्यादा हाई हो गए। लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है और जो वैल्यूएशन की दिक्कत है वो बढ़ गई जिस वजह से बाजार में गिरावट आई। और ये सिर्फ यूएस में नहीं है, ये चाइना में भी आपको देखने को मिलेगा और साउथ कोरिया में भी देखने को मिलेगा। तो जहां पर भी एआई ड्रिवन कंपनीज काफी ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे चली गई थी वहां पे करेक्शन आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया पे इसका इंपैक्ट नहीं आएगा? डेफिनेटली इंडिया पे भी इसका इंपैक्ट आएगा। हम ये मान सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो आईटी कंपनीज हैं वो डायरेक्टली एआई में काम नहीं करती और इसी का बेनिफिट उन्हें मिला हुआ है क्योंकि यहां पे जो वैल्यूएशंस हैं इंडियन आईटी स्टॉक्स के इतने ज्यादा नहीं है। तो जिस वजह से वैल्यूएशन हाई नहीं हुए तो गिरावट में इतना ज्यादा नहीं गिरेंगे। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि अगर यूएस में गिरावट हुई तो मनी वाइप्ड आउट हो जाएगा और अगर पैसा वाइप्ड आउट हो गया मतलब दुनिया से पैसा खत्म हो गया तो एक्चुअली इंडिया में भी इंपैक्ट आएगा। अब ऑल ऑफ द सडन क्या एआई का जो बबल है ये बर्स्ट हो जाएगा? इसके चांसेस थोड़े से कम है और यूएस खुद भी ये होने नहीं देना चाहता इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? यूएस में रिसेंटली जीडीपी का डेटा आया जहां पे लास्ट क्वार्टर यूएस ने अंडर परफॉर्म करा था और इस क्वार्टर मार्जिनली बेटर किया है। जब जीडीपी के डेटा को आप खंगालोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि जो 7 कंपनियां हैं इन्होंने सबसे ज्यादा इनपुट दिया। मतलब अगर इन 7 कंपनियों को यूएस के डेटा से, जीडीपी के डेटा से हटा दिया जाए तो वहां पे जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हुई है। तो इसलिए यूएस भी नहीं चाहता कि जो बबल बना हुआ है ये बहुत जल्दी बर्स्ट हो जाए। इवन यूएस की ओवरऑल जो मार्केट है वो भी इन सिर्फ 7 कंपनीज के ऊपर टिकी हुई है। बाकी की जो कंपनीज हैं नैस्डैक के अंदर और एसएमपी के अंदर वो इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और यही एक मेजर इशू इस समय पे यूएस में, चाइना में और साउथ कोरिया में दिख रहा है जिसका इंपैक्ट ओवरऑल पूरी दुनिया में आएगा और पूरी दुनिया की जो मार्केट है वो धीरे धीरे करेक्ट करेगी। वैल्यूएशन के लेवल पे जो इंडियन स्टॉक मार्केट है फिर निफ्टी 50 की अगर बात करें तो काफी अट्रैक्टिव प्राइस पे आ चुकी है। तो डेफिनेटली इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। अब बात करते हैं बिहार इलेक्शन की जहां पे एनडीए ने पूरी मेजॉरिटी के साथ अपनी सरकार बनाई और नीतीश कुमार वापस से सीएम बनेंगे। जो इसकी उम्मीद है ये वापस से जाग चुकी है। लेकिन इससे इंडियन स्टॉक मार्केट को क्या फर्क पड़ता है? अगर आप देखोगे एक स्टेबल गवर्नमेंट आती है और जब एक स्टेबल गवर्नमेंट इतने मार्जिन से जीतती है तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होते हैं वो ये समझ जाते हैं कि भाई कोई भी पॉलिसी चेंज नहीं होगा। जब भी सरकार बहुत जल्दी जल्दी पलटती है किसी भी देश की तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होते हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है उस सरकार के ऊपर, उस देश के ऊपर वो काफी कम हो जाता है। अगर आप देखोगे पाकिस्तान में मेन दिक्कत क्या है, वहां पे मेनली मिलिट्री का
रूल चलता है और मिलिट्री सारा का सारा पैसा हथियार खरीदने में लगा देती है, मतलब ग्रोथ में बिल्कुल नहीं हो रहा। और इंडिया में इसका उल्टा है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो काफी स्टेबल है, इवन स्टेट्स के अंदर भी जो गवर्नमेंट बनती है वो काफी स्टेबल से बनती है और काफी लंबे समय तक चलती है। इसी वजह से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब भी कोई सरकार बदली जाती है तो वो जो पुरानी सरकार के रूल्स होते हैं वो चेंज करने की कोशिश करती है। इसका बेसिक एग्जांपल मैं दिल्ली का दे देता हूं। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो वहां पे मोहल्ला क्लिनिक काफी बने, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो कुछ क्लिनिक्स को तो उन्होंने रीपेंट कर दिया और कुछ क्लिनिक ही बंद कर दिए। और ऐसी न्यूज आ रही है कि दिल्ली के अंदर मोहल्ला जो क्लिनिक है वो पूरी तरीके से बंद कर देंगे, उसको यूजलेस बना देंगे। तो जब जब सरकारें बदलती हैं तो जो पहले वाली पॉलिसी होती है उसके अंदर चेंजेस आते हैं और कई प्रोजेक्ट जो कि पहले की सरकार ने अप्रूव किया होता है वो नई सरकार हो सकता है या तो लटका दे या फिर अप्रूव ही ना करे, जिस वजह से इन्वेस्टर्स के पैसे फंस जाते हैं देशों में। इस वजह से जिस भी देश के अंदर सरकार लंबे समय तक चलती है वहां पर ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है, ज्यादा फॉरेन का पैसा आता हुआ दिखता है। इसीलिए ये जो एनडीए की सरकार बनी हमारे स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव है, इसलिए बाजार में आज मेजर गिरावट नहीं हुई। इवन जब एंड हो रहा था 3:30 बजे के आसपास काफी सारे स्टॉक्स ऊपर की साइड मूव करे जो सुबह सुबह गिरते हुए दिख रहे थे। अब बात करते हैं चाइना ने जापान को क्यों हड़का दिया और वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन क्यों बनती जा रही है। और जो चाइनीज डिप्लोमेट है उसने जापान के नए पीएम को यह बोला कि उनका जो डर्टी नेक है उसको हटा देना चाहिए, कट ऑफ कर देना चाहिए। यह अपने आप में बहुत ही शर्मनाक स्टेटमेंट है किसी भी डिप्लोमेट के मुंह से। लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं चाइना की, जहां पे जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में चाइना की धज्जियां उड़ा दी थी। तो इसलिए चाइना और जापान की जो सिचुएशन है वो हमेशा काफी नाजुक रहती है और कई बार ऐसे स्टेटमेंट्स हमें पास्ट में भी देखने को मिले हैं। उसके बाद जापान की जो पीएम है वो आती हैं और ओपनली स्टेटमेंट दे देती हैं कि अगर चाइना ने ताइवान पे हमला किया तो जापान भी उस हमले में कूदेगा और चाइना के साथ लड़ाई करेगा। और इसके बाद जो चाइना है और जापान के रिश्ते काफ़ी ख़राब हो जाते हैं और जो चाइना है वो कहता है कि अपनी स्टेटमेंट वापस लो। इसी वजह से आपको आर्टिकल दिखेंगे कि चाइना वॉन्ट्स जापान ओवर ताइवान क्वेश्चन, कि आप ताइवान से दूर रहो, क्योंकि जो चाइना है वो ये मानता है कि जो ताइवान है वो एक चाइना का हिस्सा है और आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो ताइवान पे हमला करके अपने में मिला लेगी। लेकिन इसके ऊपर जो ताइवान का स्टेटमेंट आया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। वहां के इन्फ्लुएंसर्स ने ये बोला कि जो ताइवान है जब तक वो अकेला है तब तक तो वो आजाद है, लेकिन अगर जापान यहां पे कूद गया तो यहां पे जो वॉर है उसकी शुरुआत हो सकती है और बहुत जल्दी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और ये चीज यहीं पे खत्म नहीं होती। चाइना ने समन करा है जापानीज एम्बेसडर को और बोला है कि जो ताइवान के ऊपर इशू चल रहा है ना इसके ऊपर अपने स्टेटमेंट को वापस लो, अदरवाइज दिक्कत पैदा हो सकती है। अब चाइना और जापान के पास्ट रिलेशंस वैसे भी बहुत ज्यादा बुरे रहे हैं और चाइनीज लोग ये नहीं भूले हैं। और ताइवान के ऊपर अगर जापान कोई भी कमेंट करता है तो चाइनीज सेंटिमेंट बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है। इसीलिए अब माना जा रहा है कि चीजें हो सकता है यहां से एस्केलेट हो जाए, क्योंकि जापान अपने वर्ड्स वापस नहीं लेगा, इसकी उम्मीद सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो चाइनीज कोई गलत एक्शन ना ले ले जिससे ग्लोबल पॉलिटिक्स में इश्यू आ जाएगा, क्योंकि जापान को मिलिट्री सपोर्ट देने वाला है यूएस। मतलब यह है कि अगर जापान के ऊपर कोई हमला हुआ तो यूएस बोलता है कि हमारे ऊपर हमला हुआ है। तो अगर ये सिचुएशन फैलती है तो वर्ल्ड वॉर 3 की जो शुरुआत है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम से होते हुए दिख सकती है। क्या कल से हो जाएगी? नहीं, लेकिन जो टेंशन है वो डे बाय डे एस्केलेट होती जा रही है। सो आपको पता होना चाहिए। और इस एस्केलेशंस के वजह से जो गोल्ड है ये काफी तेजी से बढ़ रहा है। और इसमें एक बहुत प्यारी थ्योरी निकल के आई है जहां पे शंघाई गोल्ड एक्सचेंज डेवलप हो रहा है और यहां पे गोल्ड कॉरिडोर की बात हो रही है। ये क्या है ये समझाता हूं, गोल्ड क्यों आगे चल करके बढ़ेगा ये भी समझो। तो अगर हम चाइना के गोल्ड स्टॉक लेवल की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा था, कभी बाय नहीं हुआ। लेकिन सडनली यहां पर जो बाइंग है ये बहुत ज्यादा तेज हो गई गोल्ड के लेवल पे। लेकिन चाइना जो कि सारे काम चुपचाप कर सकता है बिना किसी को बताए, वो ओपनली आकर के लोगों को क्यों बता रहा है कि मैं अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा हूं। इसके पीछे आता है शंघाई गोल्ड एक्सचेंज। अभी जो शंघाई गोल्ड एक्सचेंज है ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? अब शंघाई गोल्ड एक्सचेंज क्या करने की कोशिश कर रहा है? ये गोल्ड कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पे इनकी जो करेंसी है युआन उसको बैक करेगा गोल्ड। अगर आप एक चीज नोट करोगे तो जब भी
ब्रिक्स नेशन की बात होती है तो हमेशा चाइना ये बोलता होगा कि यार युआन को ना आप अपनी करेंसी बना लो और इसमें ट्रेड करो, लेकिन लोग बोलेंगे कि युआन में क्यों करें, तो वो बोलेगा हम तो दुनिया की फैक्ट्री है इसलिए हम पे कर लो ट्रस्ट। लेकिन वो बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने बोला चलो मैं गोल्ड खरीद लेता हूं, गोल्ड से बैक कर लेता हूं। तो लोग बोलेंगे गोल्ड किसके पास रहेगा, फिर चाइनीज बोलेंगे गोल्ड हमारे पास रहेगा। अब ये चीज हम लोगों ने पास्ट में देख ली है यूएस के साथ, तो लोग फिर भी भरोसा नहीं करेंगे। तो इसी वजह से गोल्ड कॉरिडोर की बात हो रही है, जहां पे एक सिस्टम बैठा होगा जहां पे हर किसी का गोल्ड अपने देश में होगा, लेकिन एक टीयर 1 एसेट की तरह काम करेगा। मतलब इस समय पे जो गोल्ड है वो टीयर 3 एसेट है, लेकिन टीयर 1 एसेट बन जाएगा, जिससे जो लिक्विडिटी है HQIA हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट यहां पे क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है गोल्ड को। अभी तक इसकी जो पदवी है वो सिर्फ डॉलर को मिलती है। क्यों? क्योंकि अगर आप फॉरेक्स रिजर्व की बात करोगे तो हम डॉलर में होल्ड करते हैं, लेकिन जो चाइनीज गवर्नमेंट वो ये चाहती है कि जो युआन है उसको ये पदवी मिल जाए और डॉलर को रिप्लेस करे। इसके ऊपर मैं कल वीडियो बनाने वाला हूं कि क्यों 3 लाख के आसपास हो सकता है गोल्ड, बड़े इन्वेस्टर्स क्या कह रहे हैं और ये गोल्ड कॉरिडोर क्या है, वहां पे मैं इन डेप्थ बात करूंगा, क्योंकि बहुत अमेजिंग थ्योरी निकल के आ रही है और आप जानोगे तो शायद गोल्ड की तरफ आपका देखने का नजरिया पूरा बदल जाएगा। सो इस वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई नो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आज की डेट में चीजें काफी कुछ थी सीखने के लिए। सो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।